नमो नमः। शिक्षा शास्त्री कक्षा द्वितीय वर्ष में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी शिक्षण को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि वैकल्पिक विषय के रूप में आपके निर्धारित है। इसके पाठ्यक्रम और उसकी रूपरेखा के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले भाषा, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का अर्थ, उद्देश्य एवं अर्थ ग्रहण, भारत में हिंदी की स्थिति। भाषा, मातृभाषा, का अर्थ ग्रहण, भारत में स्थिति। ये पहली इकाई का पहला बिंदु है। अन्विति एक का पहला बिंदु है। भाषा, मातृभाषा, अच्छा राष्ट्रभाषा का अर्थ, उद्देश्य, अर्थ, उद्देश्य और अर्थ ग्रहण, भारत में उसकी स्थिति, इसको लेकर के पहली इकाई है। तथा साथ में दूसरा बिंदु इसमें दिया है भाषाई कोशों का विकास निम्न पक्षों में। ये निम्न पक्षों में अलग से दिया है। उसमें है श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन तथा अभिव्यक्ति। श्रवण, मनन, वाचन तथा अभिव्यक्ति। मौखिक और अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित, दो रूपों में। इस प्रकार पहली इकाई आपके यहाँ निर्धारित की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। शिक्षा शास्त्री जो द्वितीय वर्ष है उसमें हिंदी शिक्षण, जो कि वैकल्पिक विषय है आपका, टीचिंग सब्जेक्ट है, उसको लेकर के पाठ्यक्रम पे यदि हम चर्चा करते हैं तो उसमें पहली इकाई, उसमें भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का अर्थ, उद्देश्य, अर्थग्रहण, भारत में उसकी स्थिति कैसी है, इसको लेकर के यदि हम बात करेंगे तो ये हमारे सामने रहेगा बिंदु। इसके बाद भाषाई कोशों का विकास निम्न पक्षों की दृष्टि में, निम्न पक्षों की दृष्टि में ये पक्ष दिए गए हैं। साथ में श्रवण की दृष्टि से भाषाई कोशों का विकास कैसे किया जा सकता है। भाषा के वैसे 4 कौशल हैं, उनमें एक श्रवण कौशल है। और मनन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है, वाचन कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है, अभिव्यक्ति कौशल का विकास दो दृष्टि में यहां पूछा है, मौखिक दृष्टि से अभिव्यक्ति और लिखित दृष्टि से अभिव्यक्ति कैसे की जा सकती है। इस प्रकार ये हिंदी के जो शिक्षक हैं उनके लिए पाठ्यक्रम दिया गया है और
निर्धारित किया गया है। अगला दूसरी इकाई, कुल मिलाकर के इस पाठ्यक्रम में आपके अंक जो है वो 100 अंक है। उनमें आंतरिक परीक्षा के 20 अंक, 20 अंक बनेंगे और 80 अंक जो है वो बाह्य परीक्षा के होंगे। आपकी विश्वविद्यालय पर स्तर पर जो परीक्षा होगी, अंतिम परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसमें 80 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे लिखित कार्य हेतु और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय पक्ष के होंगे। इस प्रकार ये है। तो इसमें 5 अनुमितियां हैं, 5 इकाइयां हैं। दूसरी इकाई के बारे में यदि हम बात करते हैं, इकाई 2, तो उसमें आपके बिंदु दिया है हिंदी का पाठ्यक्रम। हिंदी का पाठ्यक्रम, उसमें पहला है भाषाई पाठ्यक्रम। भाषाई पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। भाषाई पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं? जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, मौखिक कार्यकरण का सिद्धांत, इस प्रकार समवाय का सिद्धांत, इस प्रकार इनको देखेंगे अपन। पुस्तकीय पाठ्य वस्तु विश्लेषण सिद्धांत दूसरा बिंदु इसमें दिया है, पुस्तकीय पाठ्य वस्तु विश्लेषण सिद्धांत। ये आपका एक बिंदु दिया है। इसमें पुस्तकीय पाठ्य वस्तु की, पुस्तक में दी गई जो पाठ्य विषय है उसका विश्लेषण किन आधार पर किया जा सकता है, उसके क्या सिद्धांत हो सकते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर हम उसको खोल सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, व्याख्यायित कर सकते हैं। अगला राजस्थान के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण एवं समीक्षा। विश्वविद्यालय के द्वारा दूसरी इकाई में पाठ्य भाषाई, कोई भी भाषा हो उसके पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। अब यहाँ हिंदी का पाठ्यक्रम है तो हिंदी के पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला बिंदु आपके लिए निर्धारित किया गया है पुस्तकीय पाठ्य वस्तु विश्लेषण के सिद्धांत। पुस्तक में दी गई जो पाठ्य वस्तु है, पढ़ाई जाने वाली वस्तु है, पढ़ने योग्य जो वस्तु है, उसके विश्लेषण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, कैसे उसको व्याख्यायित किया जा सकता है, कैसे उसको समझा जा सकता है, कैसे उसको खोला जा सकता है। अगला राजस्थान के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि ये राजस्थान सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण किया गया है और जो शिक्षा शास्त्री कार्य चल रहा है, कक्षा चल रही है या पाठ्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो राजस्थान सरकार के अधीन जगतगुरु विश्वविद्यालय जो है उसको संचालित कर रहा है, तो उसका परिसीमन, उसका सीमांकन राजस्थान है। इसीलिए राजस्थान के संदर्भ में पूछा है। राजस्थान के संदर्भ में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम, जो किताबें चल रही है, पुस्तकें चल रही है, पाठ्य पुस्तकें चल रही है, उन पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण और उनकी समीक्षा,
उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से बना है, ठीक प्रकार से उसको देखना। इस प्रकार निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि हिंदी का पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम 3 बिंदुओं के आधार पर बनना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाते समय के कौन-कौन से तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का स्तर कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का रंग कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का कवरिंग कैसा होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, ये सारे विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। और प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, और जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है या उसमें कुछ न्यूनता है या अधिकता है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का रूप क्या होना चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम का विवेचन हमें करना है। और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा हो, क्या आवश्यकता है, क्या उसमें जुड़ना चाहिए, क्या उसमें हटाना चाहिए, इस प्रकार ये संपूर्ण जो समीक्षाएं हैं वो द्वितीय इकाई के रूप में हम करेंगे और हिंदी का पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा की जाएगी। अगली जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित इकाई है वो तीसरी इकाई आती है और तीसरी इकाई जो है वो पाठ योजनाएं एवं दृश्य श्रव्य उपकरण, आधार, प्रकार एवं निर्माण। इसमें पाठ योजनाएं हिंदी शिक्षक को लेकर के तीसरी इकाई इस प्रकार है, पाठ योजनाएं एवं दृश्य श्रव्य उपकरण, आधार, प्रकार एवं निर्माण। आधार, प्रकार एवं निर्माण। इसमें बिंदु है कक्षा में अध्यापन, के सामान्य सिद्धांत, भाषा शिक्षण संबंधी, भाषा शिक्षण संबंधी समस्याओं का चयन, विश्लेषण, एवं समाधान। अगला इसी में दिया है एक बिंदु, इकाई दैनिक व सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजनाएं। इनमें उद्देश्य, महत्व, निर्माण के सिद्धांत, एवं निर्माण की प्रक्रिया।
अगला हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का निर्माण, महत्व एवं उपयोग। विभिन्न विधाओं की दृष्टि से ये तीसरी इकाई में जो पाठ्यक्रम किया गया है वो इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि पाठ्य योजनाएं एवं दृश्य श्रव्य उपकरण। पाठ्य योजना उसका अर्थ, उसकी प्रकृति और उसका परिभाषाएं, उसके साथ दृश्य श्रव्य उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण उसका अर्थ क्या होता है, इस प्रकार इसको देखते हुए आधार, प्रकार एवं निर्माण। पाठ्य योजनाओं का आधार क्या होना चाहिए, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इसको बताया है। दृश्य श्रव्य उपकरण उनका प्रकार क्या होता है, उनका आधार क्या होता है, उनका निर्माण कैसे संभव है, उनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो कक्षा में अध्यापन के सामान्य सिद्धांत, कक्षा में अध्यापन करते समय सामान्य सिद्धांतों में कैसे खड़ा होना है, कैसे अध्यापन करना है, कैसे पढ़ाना है, कहां से बोलना है, कैसे प्रश्न पूछना है, कौन कौन से उसके तरीके हो सकते हैं जिससे कि कक्षा में सततता बनी रहे, अनवरता बनी रहे, कक्षा में तारतम्य बना रहे। कक्षा के अध्यापन के सामान्य सिद्धांत होंगे। इसके बाद भाषा शिक्षण संबंधी समस्याओं का चयन। कोई भी भाषा को अधिकृत करके यदि हम अध्ययन और अध्यापन करवाते हैं तो उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं कौन कौन सी हैं, उनका चयन करेंगे, उनका विश्लेषण और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है कि जिससे कि भाषा का शिक्षण सरल और सुगमता से किया जा सके। तो ऐसी संभावित समस्याएं कौन सी होगी, कैसे उनका विश्लेषण और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, क्या किया जाए जिससे कि भाषा को सरलता से पढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, इकाई दैनिक व सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजनाएं। योजनाओं, पाठ्य योजनाओं में इकाई पाठ्य योजना होती है, दैनिक पाठ्य योजना होती है और सूक्ष्म शिक्षण होता है। इसको पाठ्य योजनाओं का प्रारूप क्या होता है, उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए, उनका महत्व क्या होता है, निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, इन पाठ्य योजनाओं को किन सिद्धांतों पर निर्माण किया जाए और निर्माण के प्रोसेसिंग क्या है, प्रक्रिया क्या है, किन किन सोपानों को सम्मिलित करके, किन किन सोपानों के सम्मेलन से एक पाठ्य योजना का निर्माण संभव हो सकता है। हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का निर्माण, हिंदी शिक्षण का यह अध्ययन चल रहा है, तो हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कहां किया जा सकता है, उनका महत्व, उनका उपयोग विभिन्न विधाओं की दृष्टि से। तो अब कुल मिलाकर के हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाएं, साहित्य को लिखने के प्रकार को विधा कहते हैं और वो विधा हमारे यहाँ हिंदी में बहुत सारी है। उसमें गद्य, पद्य, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, ये सारे उसकी उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि सारी उसकी क्या है, विधाएं हैं। उन विधाओं को कैसे संपूर्ण संकलित जो विधाएं हैं उनको आप किस प्रकार से समवाय रूप से अध्ययन करवा सकते हैं, उन विधाओं में इन उपकरणों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो विभिन्न विधाओं का ज्ञान अपन को होना चाहिए। तो उसमें
क्रम से जब कक्षा चलेगी तो हम सब मिलकर के अध्ययन करेंगे कि दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग विभिन्न विधाओं में कैसे किया जा सकता है और हिंदी का शिक्षण करने में कैसे सरलता और सुगमता हो सकती है। इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथी इकाई के रूप में विश्वविद्यालय के द्वारा आपके यहाँ निर्धारित किया गया है, वो मैं एक बार बता देता हूं। हिंदी की विभिन्न विधाएं और शिक्षण विधियां, इसमें मुख्य जो नाम है इकाई का, हिंदी की विभिन्न विधाएं और शिक्षण विधियां गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, ये विभिन्न विधाओं में है। एकांकी, शिक्षण, कहानी, शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, एवं रचना शिक्षण। ये पहली चौथी इकाई का पहला बिंदु रहेगा। इसमें हिंदी, दूसरा बिंदु, हिंदी शिक्षण में निम्नांकित विधियों का उपयोग, निम्नांकित विधियों का उपयोग, उसमें प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड आंग्ल में नाम, निर्देशित स्वाध्याय विधि, निर्देशित स्वाध्याय विधि, तथा सूक्ष्म अध्यापन विधि। ये तीन विधियां इसमें दी गई है, इनका मुख्य रूप से प्रयोग करना सीखना है इन बिंदुओं में। अगला अंतिम जो आपकी इकाई है उसमें हम देखेंगे पांचवी इकाई, वो किन बिंदुओं को लेकर के है, क्या उसमें लिया है, किस प्रकार उसको पढ़ना है, क्या हिंदी शिक्षण के लिए उसमें आवश्यक समझा गया है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन, पांचवी इकाई, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन तथा उपचारात्मक शिक्षण।
ये मुख्य इकाई जो आपकी है पांचवी, उसका मुख्य बिंदु है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। इसमें मूल्यांकन का अर्थ महत्व एवं विशेषताएं दूसरा मूल्यांकन की विधियां मौखिक और लिखित। प्रश्नों के विभिन्न प्रकार एवं रचना की संस्थितियां अगला है मूल्यांकन प्रश्न पत्र का निर्माण। ब्लूप्रिंट सही। अगला मूल्यांकन प्रश्न पत्र का विश्लेषण। और हिंदी भाषा में निदानात्मक परीक्षण। हिंदी भाषा में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसका अर्थ स्वरूप महत्व एवं उपयोग। ये पांचवी इकाई है। इसमें हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन और उसका उपचारात्मक शिक्षण,
मूल्यांकन का अर्थ, महत्व और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। मूल्यांकन की विधियां, दो विधियां हैं, मौखिक और लिखित विधि। इसमें प्रश्नों के विभिन्न प्रकार जैसे विकल्पात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक, इस प्रकार उनमें से भी कौन कौन से रचना की संस्थितियां हो सकती है, कैसे प्रश्नों के प्रकार हो सकते हैं, अधिकतम प्रकार, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके लिए ब्लूप्रिंट कैसे दिया जाता है, क्या उसका मापन है, क्या उसका परिमाण है, मूल्यांकन प्रश्न पत्र का विश्लेषण, किस स्तर का मूल्यांकन प्रश्न पत्र बनाया गया है, और हिंदी भाषा में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण को लेकर के उसके अर्थ, स्वरूप और महत्व एवं उपयोग के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो रही बात हिंदी शिक्षण को लेकर के चर्चा करने की, तो हिंदी शिक्षण प्रथम स्थान पर वापस आते हैं अपन। तो हिंदी शिक्षण बीएड के द्वितीय वर्ष के वैकल्पिक विषय में इसको स्वीकार किया गया है, जो कि एक टीचिंग विषय है, विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। ये प्राथमिक स्तर से पर भी चलता है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में भी चलता है। तो यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिसमें आप बीए प्लस बीएड जो कर रहे हैं, उसके बाद आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षण करना आपको, यदि इसी डिग्री के माध्यम से आप शिक्षण करेंगे तो केवल आप सेकंड ग्रेड तक के शिक्षक बन सकेंगे राजस्थान के सेवा नियमों के आधार पर। तो उसमें द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में आप कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को फॉलो करेंगे, उनको पेश करेंगे। तो उसमें आप कितना उनको दे सकते हैं, किस स्तर पर दे सकते हैं, उसके अलग अलग जो स्तर रहेंगे उनके आधार पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के आपको 10 तक हिंदी का शिक्षण करना है। तो ये सारे जो पाठ्यक्रम है जो आपका दिया है, उसको समसामयिक दृष्टि से रख करके, उसको मिलता जुलता रख करके कि जो पाठ्यक्रम हो वो विद्यालय में चल रहा है, उसमें क्या न्यूनता है, क्या अच्छाई है, क्या उसमें कमी है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, कैसे उसको पूरा किया जा सकता है, और कैसे एक जो प्रशिक्षित शिक्षक है वो कक्षा में जाकर के अध्ययन और अध्यापन कर सकता है। उसके लिए आपको पढ़ना है, साथ ही परीक्षा की दृष्टि से भी आपको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आप विद्यालय में जाएं, जैसे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें पाठ योजनाएं महत्व रखती है। पाठ योजना का प्रारूप आपको दिया जाएगा, प्रारूप यहाँ समझाया जाएगा, उस प्रारूप के आधार पर आप फॉलो करते हुए अध्ययन करेंगे, अध्यापन करेंगे। तो निश्चित रूप से आप छात्र को शिक्षण देने में, छात्र को आपका जो अपेक्षित ज्ञान है वो देने में सहज और सरल महसूस करेंगे। इसके लिए आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए, और साथ ही पाठ योजना का जो प्रारूप है उसमें कुछ तकनीकी युक्त कार्य उसमें संजीदा होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए और सहज रूप से शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सब लोग प्रयास करें, और निश्चित रूप से ये जो पाठ्यक्रम आपके द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा आपके यहाँ निर्धारित किया गया है वो समसामयिक है। इसको लेकर के क्रमशः हम अगली कक्षाओं में प्रथम इकाई से लेकर के और भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में उसके अर्थ और उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले भाषा की, तो भाषा आज विचारों के आदान प्रदान को, विचारों के विनिमय को